अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इकनॉमिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफ़ाई मुआहदा था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस बात को तवज्जो दी जा रही है और इसमें काफ़ी वज़न है इस बात में कि सऊदी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन के शोबों में आएगी और उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे पास एक मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन प्लान होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ हम ये आस और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो दोस्त मुल्क हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और चाइना, इससे पाकिस्तान के दिफाई शोबे में या ये हमारी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर सरमायाकारी आएगी। तो उसी मौके के ऊपर बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हैं। जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है वो पिछले 2-3 सालों के अंदर बहुत ही कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। तो वो वजूहात क्या है जिसमें हम आस तो लगाते हैं कि दोस्त मुल्क आएंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, तो साथ ही हम बड़े बड़े ये कारोबारी कंपनीज MNCs देखते हैं कि पाकिस्तान छोड़ रही हैं। तो एनालिसिस करना चाहिए सबसे पहले कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि इनको पाकिस्तान छोड़ के जाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो 2-3 वजूहात जो सामने नज़र आती हैं उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स पॉलिसी है वो एक इस तरह की उसका रवैया है इस वक्त कि वो बिज़नेस के लिए रुकावट का सबब बनती है, उसको फैसिलिटेट नहीं करती। टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, टैक्स जो मशीनरी है उसके अंदर शफाफियत की कमी है, एफिशिएंट सिस्टम नहीं है। दूसरा, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एज ए होल जो इनपुट कॉस्ट हैं वो डिस्करेज करती हैं नई सरमायाकारी और नई इन्वेस्टमेंट को। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पाकिस्तान के सामने है और उसका जवाब अभी सरकारी तौर पर तो आना बाकी है, लेकिन उसके ऊपर बहस शुरू हो गई है। क्या गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दूसरे हिस्से में आएंगे तो हमारे साथ जो मेहमान होंगे, हुकूमती वज़ीर भी होंगे, तो उनसे इस सवाल का कोशिश करेंगे कि बराह रास्त जवाब मांगें कि क्या हमें फ़ौज या नहीं भेजना चाहिए। इसमें दोनों तरह की आरा हो सकती हैं कि क्या पाकिस्तान मौजूदा अपनी इकनॉमिक सिचुएशन को सामने रखते हुए जितने 12-14 अरब डॉलर के हमारे रिज़र्व्स हैं, हम अपने कद और अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो अपनी कमिटमेंट नहीं कर रहे मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ दफ़ाई मुआहदा है उसकी बज़ात ख़ुद एक बहुत वज़न है उसका। तो क्या मिडल ईस्ट के अंदर जो पाकिस्तान का बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के हक़ में जा सकती है या पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं, ये दूसरे हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। पहले प्रोग्राम के हिस्से में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, आसिफ पीर साहब हैं, सिस्टम्स लिमिटेड के CEO हैं और मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। पाकिस्तान से IT की बरामदात और IT के शोबे में इनकी कंपनी नुमायां तौर पर काम करती है। आतिफ इकराम साहब सदर हैं FPCCI के पाकिस्तान में, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आसिफ पीर साहब, जो नई सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर आने में, उसके अंदर सबसे बड़ी क्या चीज़ रुकावट है? अस्सलाम वालेकुम नदीम, शुक्रिया मधु करने के लिए। सबसे बड़ी तो आई थिंक अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जाके ख़ुद अपने पार्टनर्स को ढूंढेंगे और FDI मुल्क में लेके आएंगे, JVs करेंगे, कुछ पार्टनरशिप्स करेंगे। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट से मेरी मुराद है जॉब क्रिएशन वाली इन्वेस्टमेंट, जिसमें इंडस्ट्री लगे हैं, जिसमें IT की सर्विसेज कंपनी सेटअप हो रही हों, ऑफ शोरिंग हो रही हो, यहाँ पर सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हों, तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रही हों और जो अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होनी है तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, लोकल इन्वेस्टर्स जब आगे बढ़ते हैं तब जाके इंडस्ट्री ग्रो करती है और जब जाके बाहर से सरमायाकारी ईजीली आ सकती है। तो जब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखें, अगर कोई भी डेटा देखें तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। यस, रेंट सीकिंग बिजनेस बहुत सारे बड़े होंगे, सब ने प्रॉपर्टीज़ ये जो जिसमें जॉब क्रिएशन ज़्यादा नहीं होती, वो तो बहुत काम हो रहा होगा मुल्क में और इसमें स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जॉब क्रिएशन इज़ अ बिग चैलेंज इन माय व्यू। और दूसरा पहलू ये है कि जब टैक्सेस इतने हाई होते हैं इस वक्त, तो इंडस्ट्री वाला जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी बनाते हैं तो समटाइम्स दे कुडंट फिगर आउट कि ये फिजिबल भी है कि नहीं है। तो फिजिबिलिटी के कभी ये चैलेंजेस आते हैं जब ये आपकी
high tax rate and super tax and all of these things apply. Energy cost आपने सुना होगा, बहुत सारे बिजनेसमैन कम्युनिटी ने आज भी वो कहते हैं कि एनर्जी कॉस्ट इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड अदर. हमारे लिए तो ज़ाहिर है हमारे सेक्टर में तो नहीं, आई एम जस्ट ब्रॉडली टॉकिंग अबाउट एनर्जी कॉस्ट एंड देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस तो जिससे FDI रुकती है. बट ऑफ कोर्स हमें अट्रैक्ट करनी है एज अ पाकिस्तान, एज अ नेशन, कि वी हैव टू सेल पाकिस्तान पॉजिटिवली. देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान बिकॉज हमारे पास 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, यहाँ पर मार्केट बड़ी है, यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है. तो हमें आई थिंक इन चैलेंजेस को ओवरकम करके अपने आप को पाकिस्तान की ब्रांडिंग और सेल करना है, विच आई एम पॉजिटिव वी कैन ऑल डू इट विथ इवन दीज कंस्ट्रेंट. जब ये कंस्ट्रेंट ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, जब हम IMF के प्रोग्राम से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, तो इसमें और बेहतरी आएगी क्योंकि फिर थोड़ी सी फिस्कल स्पेस भी मिलेगी, थोड़ी सी गवर्नमेंट को अपनी स्पेस भी मिलेगी और जो चीज़ें वो आज नहीं कर सकते वो इंशाल्लाह उस प्रोग्राम जब हमें स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद करेंगे. तो हमें लोगों को फ्यूचर दिखाना है. करंट प्रॉब्ली देयर कुड बी चैलेंजेस इन जो आप सुनेंगे और सुनते रहेंगे, बट आई थिंक अगर फ्यूचर की बात करें तो आई थिंक हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना फ्यूचर बेचना है और कोशिश यही करनी है कि हम ये जो भी हिंड्रेंस आती हैं, जो भी लोग समझते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती, हमें उसको आंसर को पॉजिटिव करके प्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, ताकि हम FDI मुल्क में ला सकें. और जॉब क्रिएशन, एज आई एम वेरी पेनफुल टू हियर कि यार कोई जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही है, एंड दैट इज़ सबसे बड़ा, अगर मुझे आप कहें आज पाकिस्तान में बैठ के, तो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि क्या हम अपने नौजवानों के लिए, हर तरह के नौजवानों के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट. एंड दैट्स इज़ आर मोरल सोशल आतिफ इकराम साहब से रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस. आतिफ इकराम साहब, जो हफीज़ पाशा साहब ने एक अदादो शुमार हमारे प्रोग्राम में शेयर किया, उन्होंने कहा कि कोई 22% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुकी है पिछले 2-3 सालों में. 2% के शरह से हम तकरीबन 3 सालों से ग्रो किया और 2-2.5% से हमारी आबादी बढ़ जाती है. तो आपकी अनएम्प्लॉयड जो लेबर फोर्स है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है. हर साल हम मिलियंस ऑफ पीपल लेबर मार्केट के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन नई जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रहे. साथ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं. तो रियल चैलेंज कैसे एड्रेस करें, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आपकी तजवीज़ क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी. जैसे हफीज़ साहब ने कहा, मैं टोटली इनसे एग्री करता हूँ. जॉब क्रिएशन एक ही तरह हो सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लाइक बिजनेसेस ग्रो करें और FDI आए, बिल्कुल. बट ये है कि जो अभी कल देखें आपने, एक मॉनेटरी पॉलिसी आई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वो उसमें पिछले ये 4 पॉलिसीज़ आ चुकी हैं जिसमें इसको कोई चेंज नहीं किया गया. इन्फ्लेशन लास्ट सितंबर 2025 में जो गवर्नमेंट की अपने एदादो शुमार हैं 5.7% है. ठीक है, वी आर इन IMF प्रोग्राम, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को बेस करके की जाती है तो 5.6% भी हो तो ये सिंगल डिजिट एटलीस्ट होना चाहिए. मैक्सिमम ये 8% से ज़्यादा मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए. एनर्जी प्राइसेस हमारी अभी भी 13 सेंट हैं. जो हमारे रीजनल कंपिटिटर्स हैं, लाइक रीजनल हमारे कंट्रीज़ हैं, इसमें 7 सेंट की बिजली मिल रही है. तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए विज़िट हो रहे हैं, लाइक MOU साइन हो रहे हैं. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का माशाल्लाह एक इमेज अल्लाह की तरफ से एक बेहतर हुआ है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए. बट ये है कि ये अभी ये जो NMCs क्यों जा रही हैं, इसका ये है कि वो compete नहीं कर पा रही इस इंटरेस्ट रेट पे, इस एनर्जी क्राइसिस में, लाइक एनर्जी प्राइसेस में. हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इट्स वेरी हाई कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट का विजन है कि हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो बाय 2030. बिल्कुल हम इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह कर सकते हैं, पर हम ये नहीं कहते. साहब, लेकिन हमारी जो बरामदात है पाकिस्तान से वो पिछले
3 सालों से, ये चौथा साल है, 32 अरब डॉलर हमने 3 साल पहले किया था, तो वो 3 साल से 32 अरब डॉलर से नीचे ही हमने क्रॉस नहीं किया। गुड्स की एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सर्विसेज को निकाल दें आप तो 32 से अभी तक नीचे ही रुके हुए हैं, अटक गए हैं। 32 से ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं, बातें करते हैं, अमली तौर पर कर नहीं पाते। पॉलिसी रेट भी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, 7.25% आपका कोर आपका जो इन्फ्लेशन है 7.25% पे है पिछले कई महीनों से, लेकिन पॉलिसी रेट आपने 11 पे रखा हुआ है। तो मार्जिन है चीज़ों को दुरुस्त करने का, लेकिन डर के मारे हाथ नहीं लगाते कि कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में दोबारा ना फंस जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर आप कहते हैं कि लाइक इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे, जॉब क्रिएशन हो, तो अगर इस टैरिफ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, एनर्जी प्राइसेस ये रहेंगी, तो हम कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट एफडीआई नहीं पाकिस्तान में आएगी जब तक ये दो चीज़ें हम सिर्फ हमारी डिमांड है बिजनेस कम्युनिटी की। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। हमारे कहीं भी हम किसी सेक्टर में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये 32 अरब से ड्रॉप ही हो रही है, एज यू सेड, मैं भी इसको इंडोज करता हूँ। तो इसके लिए ये दो चीज़ें हमें बड़ी ज़रूरी, हमें सिर्फ ऐसा कंपेटिटर बना दें कि compete हम कर सके एटलीस्ट। अगर ये नहीं होगा, ये जो विजन 2030 है 100 बिलियन, ये हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमारी ये आपके थ्रू आसिफ पीर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर ने नए ग्रुप क्रिएट किए हैं, वर्किंग ग्रुप बनाए हैं बिजनेसमैन के, उसमें आप भी एक टैक्स पॉलिसी वाले ग्रुप का हिस्सा हैं। तो अभी मैं अगर सैलरीड क्लास की, मैं क्योंकि खुद उसका हिस्सा हूँ, तो उसी का अगर जिक्र करूँ तो 40% तक टैक्स हमारी सैलरी से कट जाता है। तो इट्स वेरी डिस्करेजिंग। तो इसी तरीके से जो बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर टैक्स की शरह हैं वो बहुत ऊपर चली गई हुई हैं। कोई 35-36% तक वैसी टैक्स है ऊपर, कोई पहले 10% था लास्ट ईयर, इस साल वो 9%, कोई सुपर टैक्स भी है, पता नहीं सरचार्ज या ये सुपर टैक्स उसका नाम है। तो इट्स टू मच टैक्स बर्डन। आप 100 रुपया कमाएँ तो 40 टैक्स कट जाएगा, 60 आपको मिलेंगे। तो इज़ इट डू वर्केबल कि इसमें काम हो सकता है पाकिस्तान? देखें, काम अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुना हो, आई थिंक टैक्स टू जीडीपी रेशो की तो हम बात करते हैं, वो हमें इंक्रीज़ करना चाहिए क्योंकि इसके बगैर मुल्क तो नहीं चल सकते। बट आई थिंक टैक्सिंग, जो टैक्स दे रहे हैं उनको और टैक्स करते रहना इज़ ऑफ कोर्स नॉट अ सोल्यूशन। आई थिंक हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और एफबीआर अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि जो टैक्स करते हैं उन्हीं को हम कितना और करेंगे, राइट। सो अगर आप 40% की आप बात करें तो अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे डिस्करेजमेंट बिल्कुल होती है। इससे बहुत लोग रास्ते ढूंढते हैं। देखें, जब ये आप ज़्यादा टैक्स करने की कोशिश करते हैं तो जो सही बंदे टैक्स दे रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि वो आधे लोग जो जा सकते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो 6 महीने मुल्क से बाहर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग रिमोट वर्कर बन जाते हैं, जिस तरह हमारी फील्ड में फ्रीलांसर बन जाते हैं ताकि 1% टैक्स लगे। बहुत लोग कन्वर्ट हुए हैं इस चक्कर में। आई थिंक टैक्सेशन कम हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है लोग रास्ते ढूंढ रहे होते हैं और कोई ना कोई तरीका निकाल के पैसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इससे एक तो जो टैक्स दे रहा होता है उस पर, और वो देखता है कि मेरे बराबर वाला 1% पे काम कर रहा है, एज अ फ्रीलांसर मैं 40% टैक्स दे रहा हूँ, तो वाई एम आई डूइंग इट। मेरा जो कुलीग है वो बाहर 6 महीने रहता है और टैक्स बिल्कुल ही नहीं देता पाकिस्तान में, तो मैं ऐसा क्यों ना कर लूँ, राइट। तो बेसिकली ये डिस्करेज जो अच्छे लोगों के लिए, और इसी तरह आपने इंडस्ट्री की एग्जाम्पल दी, जो टैक्स पेयर हैं उनको आप सुपर टैक्स भी लगाएंगे और ये सब कुछ होगा। आई थिंक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। वॉट एवर डिस्कशन आई हैड विद, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से इंटरेक्शन का, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्ट्री, एफबीआर, प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमें टैक्स नेट बढ़ाना है और उसके बगैर जो टैक्स नहीं देते उसकी सज़ा टैक्स देने वालों को आप नहीं दे सकते। और अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची। ये जितनी भी जो मसले मसाइल, फिजिबिलिटी की बात हो रही है, एफडीआई की बात हो रही है, लोग बाहर जा रहे हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है। तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यस, वी आर अंडर IMF प्रोग्राम। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि फॉरेन चीजें नहीं। आसिफ पीर साहब, आप कहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाना है, तो आपके जहन में कौन से एरियाज हैं जिनको टैक्स नेट में लाने के लिए देखिए टैक्स का जो बहुत सारे एरियाज हैं, हम उनको मेरे ख्याल से देखें नदीम भाई, टेक्नोलॉजी इतनी और डेटा इतना जनरेट होता है और टेक्नोलॉजी इतनी रोबस्ट हो गई है कि आपको हर सेक्टर में वो बंदा ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है जो टैक्स नहीं देता और जो जुगाड़ करता है, जिसको कहते हैं ना कि वो रास्ते ढूंढता है टैक्स बचाने के लिए, चाहे वो इम्पोर्टर हो, चाहे वो EFS लेता हो, चाहे वो बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं
और उनको ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है टेक्नोलॉजी और डेटा की बेस पे जो आज जनरेट होता है। तो मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोग कैश पे काम कर रहे हैं, कितने प्रोफेशनल्स हैं आपको पता है। तो उनको आपने टेक्सनेट में लाना है बेस्ड ऑन देयर स्पेंडिंग। देयर इज सो मच डेटा, बैंक हैज़ द डेटा, नादरा हैज़ द डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रही है उसमें कोई गैप ना हो, कोई इंपोर्टर जो इंपोर्ट सही कीमत पे कर रहा है और सही टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, कोई दो नंबरी नहीं हो रही हो कहीं। सो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें फिक्स की जाएं और सही लोगों को जो नहीं देते उनको टारगेट किया जाए, उनको पैनलाइज किया जाए, उनको लाया जाए ताकि ना दूसरों पे बर्डन कम हो, राइट। जो हम लोग जैसे जो आपने कहा सैलरीड क्लास और बिजनेस कम्युनिटी, जो अच्छी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, जो पूरा टैक्स देते हैं और कोई इधर उधर नहीं करते, अब आप उन पे मजीद बोझ डाल नहीं सकते, राइट। सो इट्स ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कि वी हैव टू इंक्रीज द टैक्स नेट, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, रिटेलर हो, प्रॉपर्टी वाला हो, बिजनेसमैन हो, होलसेलर हो, प्रोफेशनल्स हों जो कि घरों में बैठ के डिफरेंट काम कर रहे होते हैं और कैश में पेमेंट्स ले रहे होते हैं। कैश को डिस्करेज करना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल पेमेंट्स पे आना पड़ेगा आपको, ताकि आपकी सप्लाई चेन डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिजिटल सप्लाई चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड टू एंड आपकी सप्लाई चेन और आपकी कैश की इतनी डिस्करेजमेंट हो कि यूजिंग कैश विल बी पेनलाइज्ड, राइट। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे और डेटा जनरेट करें, उसके बाद आपकी डेटा की बेस पर अगर किसी को नोटिस भी, आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड हरास पीपल, राइट, देयर इज नो हरासमेंट। इफ़ यू हैव द डेटा, आप उसको बताएंगे कि ये डेटा है, ये प्रूफ है और आपको इस मुल्क में रहना है, तो ये सब टैक्स दे रहे हैं, तो आपने ये टैक्स नेट में इतना टैक्स आपका बनता है, आपने देना है। अब उसकी किस तरह का मैकेनिज्म होता है, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट, दिस इज FPR जॉब। हम एज ए प्रोफेशनल यही एडवाइस कर सकते हैं कि यार कि दिस इज हाउ टैक्स नेट कैन बी इंक्रीज्ड एंड और कोई अगर सोल्यूशन कोई कहता है आतिफ इकराम साहब से इस पर राय ले लें। कारोबारी बरादरी की भी तजवीज़ होगी आतिफ साहब इसके हवाले से। कारोबारी बरादरी क्या सजेस्ट करती है? बिल्कुल सही तजवीज़ दे रहे हैं आसिफ पीर साहब कि इसमें डेटा को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उसके ज़रिए नए टैक्स पेयर ढूंढें, किसी की हैरेसमेंट ना करें। आपके जहन में कुछ ऐसे इकदाम हैं आतिफ साहब? बिल्कुल, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर होनी चाहिए जी। वही ऑलरेडी उन्हीं पे बर्डनाइज, उनको ज़्यादा उन्हीं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उन पे हमने गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा फेडरेशन ने बताया भी है और अगेन इंशाल्लाह हम एक दोबारा सबमिट करेंगे। कौन से सेक्टर्स हैं सर? ये सेक्टर्स जो हैं, स्पेशली ये होलसेलर्स, रिटेलर्स, ये सेक्टर मेनली ये टैक्स नहीं दे रहे और कैश ट्रांजैक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का हल डिजिटलाइजेशन है। ये अगर हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें, ये टैक्स नेटवर्क ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा और इसके लिए फेडरेशन। आतिफ इकराम साहब और आसिफ पीर साहब, आप दोनों का मैं मशकूर हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। इस टॉपिक वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे कि हर प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स के साथ इनपुट लेते रहें। हमने चंद रोज़ पहले या एक हफ्ते पहले 15 अक्टूबर को परहैप्स ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया और उनसे सवाल था कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज को गज़ा में जाना चाहिए या भेजना चाहिए, तो उनका जवाब क्या था पहले सुन लें, फिर उसके ऊपर सवाल जवाब शुरू करते हैं। दिखाइएगा जी। मुसलमान मुल्कों का बशमूल पाकिस्तान, इसमें क्या रोल है सिक्योरिटी में? आप लोग फौज भेजेंगे वहाँ पे, क्या करेंगे? अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर भेजनी चाहिए, बिल्कुल। मैं ज़ाती तौर पे इस वक्त में हूँ कि हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। देखें, पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान जो है दुनिया की तारीख में पीस कीपर्स की हैसियत से नंबर 1 है। पाकिस्तान ज़रूर फौज भिजवाएगा वहाँ। तो ये है, इसके ऊपर काम हो रहा है इसकी? बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि पाकिस्तान को गज़ा में फ़ौज भेजनी चाहिए। अब दूसरा यहाँ से सवाल सामने आ जाता है कि इसका फ़ैसला कब होगा और कैसे होगा। जो फील्ड मार्शल के रिसेंट विज़िट्स हैं इजिप्ट का, जॉर्डन का और इवन अब जो सऊदी अरब हो गए हैं, तो बाज़ उनकी तस्वीर को भी इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया और सोशल मीडिया के ऊपर ये राय दी गई कि पाकिस्तान शायद होमवर्क कर रहा है कि हमें अगर फ़ौज भेजनी है तो जायज़ा ले रहा है कि कैसे, कब, कहाँ फ़ैसला लेना चाहिए, कितनी फ़ौज भेजनी चाहिए, रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होने चाहिए। और जो दीगर ममालिक जिनका इस सिलसिले में नाम आ रहा है उसमें इंडोनेशिया का आ रहा है, आज़रबाईजान का आ रहा है,
टर्की का है, और टर्की के हवाले से जो इसराइली हुकूमत है उसके वज़ीर आज़म ने भी और उनके वज़रा ने भी टर्की की फ़ौज की डिप्लॉयमेंट की मुखालफत की है। तो पाकिस्तान का क्या फ़ैसला है उसके ऊपर राय देने के लिए और उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान शख्सियत है बैरिस्टर दानियाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हैं, को खुशामदीद कहते हैं। दानियाल साहब, क्या पाकिस्तान को गज़ा में फ़ौज भेजनी चाहिए? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ को क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ी एक कैंपेन चल रही है और एक बड़ी ट्वीट्स और चीज़ें कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है और यह हम अग्री कर चुके हैं। देखिए, फ़र्स्ट अगर मैं उस चीज़ का जवाब दूं तो एज ऑफ राइट नाउ देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट और नथिंग दैट हैज़ बीन साइंड। लेकिन जहाँ तक बात है गज़ा के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की और गज़ा के और इज़राइल के बच्चों की, देखें जो फोर्स उधर होगी वो नौकरी ना करे, हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो इस चीज़ में बिलीव करे कि उन बच्चों की और उन लोगों की जान और माल की जो प्रोटेक्शन है वो हम पे फ़र्ज़ है और उसके लिए फिर बेशक उनको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, वो इस जज्बे के साथ वहाँ जाए। देखिए, पाकिस्तान फ़ौज जो है और पाकिस्तान, आप इस बात के हक़ में है कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा में जानी चाहिए? देखिए, मैं अगर हमें चूज़ किया जाए और पाकिस्तान फाइनल उस कंट्रीज़ में हो जो अपनी फोर्सेस वहाँ भेजें, तो आई थिंक इट विल बी ए मैटर ऑफ ऑनर नॉट ओनली फॉर द आर्म फोर्सेस बट द इंटायर मुस्लिम उम्मा एंड ऑल पाकिस्तानीज़, क्योंकि हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एज पीस कीपर्स अपने किसी मुसलमान ब्रदर मुल्क जिसके लिए बार बार हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या सऊदी अरब हमारे इस प्रोसेस की ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको बैक करेगा, सपोर्ट करेगा? देखें, हम सऊदी अरब का, देखिए इसमें आपने जिस तरह शुरू में कहा कि यहाँ तुर्क का भी ना, टर्किश फोर्स का भी चल रहा है और फोर्सेस का, अज़रबैजान का भी, बिल्कुल। तो देखें, जब ऑटोमन एम्पायर था ना, तो ये तमाम ऑटोमन एम्पायर का एक यहाँ रोल रहा है, उनके अंडर रह चुके हैं पाकिस्तान का, और फिर उनको एक लगता है कि शायद ये फोर्सेस अगर तुर्क्स की हों तो एक बायस्ड फोर्सेस हों। पाकिस्तान का जो रोल है वो सऊदी या मिडल ईस्ट में इसलिए प्रेफर किया जाएगा, जहाँ तक मेरी ये नॉलेज है और मैंने जितना अभी तक हमें अपडेट्स मिल रही हैं, क्योंकि हम एक न्यूट्रलिटी की फोर्स हैं, हम न्यूट्रलिटी की बात करेंगे और हम जो है कोई वी आर नॉट बीइंग चोजन, मतलब कि यू नो वी हैव नो पास्ट हिस्ट्री विद देम, ठीक है, विद सऊदीज़ या कोई बैड हिस्ट्री या जिस तुर्क्स इस रीजन में गवर्न कर चुके हैं, तो हमारा एक बड़ा एक न्यूट्रल का रोल होगा, पीस कीपर का होगा। के साथ हमारी एक रिलेशनशिप है जी, हमारी फौज पहले भी वहाँ मौजूद है, अब हमने उनसे एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो आपकी बाकायदा एक फॉर्मलाइज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा गज़ा और उधर कोई उस तरह बायस्ड ओपिनियन नहीं होगा। हम अपने मुसलमानों के लिए मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और इस जज्बे के साथ जा रहे हैं। तो वो जो है सऊदी और कंट्रीज जो हैं उनकी तरफ हमारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ना, जो जिस तरह कह सकते हैं कि मतलब आई थिंक दे विल फेवर इट, एंड हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है सऊदी के साथ तो उससे ऑटोमेटिकली वो भी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। मेरा ख्याल है सऊदी इनपुट आप लेंगे, सऊदी बिल्कुल, आई थिंक वो दे विल बी मच मोर कंफर्टेबल विद, आपका ख्याल है सऊदी अरब इस पे खुश होगा? बिल्कुल सर, जो फील्ड मार्शल साहब का रिसेंट विजिट था इजिप्ट और जॉर्डन का, तो उसके मतलब भी ये कहा जा रहा है कि एक वो ब्रेन स्टॉर्मिंग किस्म का इंटरेक्शन है इसी हवाले से कि इन फ्यूचर क्या डिसीजन लेना है और कैसे लेना है। क्या इसके ऊपर कुछ राय ली गई है उनसे? देखें, जितने भी फील्ड मार्शल साहब के और फौज के डिसीजन हैं वो हमेशा गवर्नमेंट के और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस के ऊपर लिए गए हैं। वो अगर आपने उनकी शुरू की स्टेटमेंट्स भी सुनी हो कि जब इंडिया ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वो सारा चीज़ें स्ट्रेटजी बनी, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर डिसीजन लिए, कौन से डिसीजन? मैं जिस तरह हमने इंडिया को वापस रिस्पॉन्ड, मैं इस वक्त, ठीक है ना, डिप्लॉयमेंट गज़ा के अंदर, देखिए गज़ा की डिप्लॉयमेंट के ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ ना। मैंने कहा कि अभी टॉक्स जारी हैं और अभी तक किसके साथ टॉक्स जारी हैं? उन ममालिक के साथ, जैसा सऊदी हो गया, जो उस कमेटी में है कि कौन सा मुल्क यहाँ बैठेगा, जो 8 ममालिक इब्तदाई तौर पर ट्रंप के साथ मीटिंग में थे, आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं? उनके साथ कंसल्ट करके कंसेंसस एक डिसीजन कंसेंसस के साथ बिल्कुल। लेकिन ये जो है प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस के ऊपर और उनकी हदायत के ऊपर ये आगे जो है ये चीज़ें चल रही हैं और फैसला हुकूमत लेगी, फैसला हुकूमत लेगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है जी, अल्टीमेट डिसीजन इस हवाले से हुकूमत लेगी। मेजर मीसम रज़ा साहब हमारे साथ हैं। मेजर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, क्या हमें फ़ौज भेजनी चाहिए गज़ा में या नहीं भेजनी चाहिए?
अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये इस वक्त मेरा ख्याल है आज का ये सबसे अहम सवाल है जो आपने मेरे साथ किया, जो उठाया। वन वर्ड आंसर है यस। अच्छा, अब उसके पीछे यस के पीछे जो है वो बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, मगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम जो लॉजिक है वो एक सेंटिमेंटल है कि हमें कोई ऐसा मौका मिले कि हम उस हरम के करीब जाएं, उसकी पासबानी का हमें मौका मिले, हमें फ़लस्तीनी के बच्चों को, मैं कहता हूँ और कुछ भी नहीं, जिस तरह हमारे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो सारे अफ्रीका में एक पॉजिटिविटी फैला के आए हैं, और भूखे वो अफ्रीकन बच्चों को कम से कम अगर खाना ही दे दें आप उनको, यही हमारे लिए जो है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। तीसरी बात, मुझे इस आपके सवाल के बाद, चूँकि बिल्कुल स्ट्रेट आपने क्वेश्चन मेरे पे कर दिया, तो मुझे सुलह हुदैबिया की आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शिक याद आ रही है, जिसमें एक शिक थी कि अगर कोई मुसलमान काफिर होके वो मक्का से मदीना से मक्का आ जाएगा तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे, मगर अगर कोई काफिर मक्का से मुसलमान होकर मदीना चले जाएगा तो वो मुसलमान उसको वापस करेंगे। अब इलॉजिकल वो शिक थी, मगर सलाम है मेरे आका को जिन्होंने उसके ऊपर साइन किया। वो एक मैसेज था कि अगर मुसलमान कोई हो के मदीना से वापस उसको भेज दिया जाएगा मक्का में, तो मक्का में वो एक मिशन फैलाएगा, एक मैसेज फैलाएगा, एक वो कंट्रीब्यूशन होगी, एक वो रिप्रेजेंटेशन होगी इस्लाम की कुफर के मैदान के अंदर। हमारी फौज को अगर मौका मिलता है उस हरम की पासबानी के लिए, जिसका इकबाल ने भी ख्वाब देखा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो हरम इकबाल ने को मेंशन नहीं किया था कि कौन सा हरम है, तो दो को तो आपको ऑलरेडी अल्लाह पाक ने सादत दे दी कि आपने मक्का और मदीना की जो है वो जॉइंट डिफेंस पैक्ट के तहत आपको पासबानी मिल गई है। तो ये मेरा ख्याल है कुदरत एक तीसरा मौका दे रही है आपको कि आप उस हरम की पासबानी के लिए भी जाएं और वहां अपना एक पॉजिटिव रोल। मुझे एक ब्रेक करीब आ गई है, मुझे सब ब्रेक ले लेने दे। वो गजा के साथ क्या बैतुल मक़दस का इलाका, इंटरनेशनल ये जो पीस कीपिंग फोर्स होगी, सिक्योरिटी फोर्स होगी, क्या बैतुल मक़दस की सिक्योरिटी इन मुसलमान ममालिक के हाथ में होगी या इसराइली अपना कब्जा छोड़ने पे तैयार हो गए या नहीं तैयार हो गए? इसका सवाल मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे दोबारा आपसे पूछूंगा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दानियाल साहब, सबसे पहला फैसला जो आपकी हुकूमत को करना चाहिए वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमारी फ़ौज के लिए वहाँ क्या होंगे, ये आपके लिए सबसे पहला होना चाहिए। और कौन सा एरिया जिसको हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है? बैतुल मक़दस तो अभी तक उसकी आपको ये वजाहत अभी मौजूद नहीं है कि इसराइली फ़ौजें वहाँ से विड्रॉ करके जा रही हैं या नहीं जा रही। हमने फ़लस्तीनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बैतुल मक़दस की हिफाजत करनी है, या इसराइल से जाकर लड़ाई लड़नी है? आपको कुछ चीज़ों के ऊपर तो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर जाकर पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं आई एग्री विद यू कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, और वो क्लैरिटी इंशाल्लाह पार्लियामेंट के सामने भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी रखी जाएगी, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है उनका डिसीजन होगा। एंड आई एंडोर्स 100% व्हाट यू सेइंग कि और इंशाल्लाह इसी तरह होगा कि हमारा एम्बिट क्या होगा। फर्स्ट अगर तो होगा कि फिर शॉर्ट लिस्टेड एंड फिर कंफर्म कि भाई कि हम ही करेंगे, एंड विद द सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो अगर जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसके बगैर तो आई थिंक इसकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट चीज़ें जो ग्राउंड में चीज़ें हैं, किस तरह होगा, क्या रोल होगा, वो तो फिर सेकंड फेज़ में आई थिंक कि वंस दे हैव शॉर्ट लिस्टेड तो आई थिंक इनफैक्ट फर्स्ट फेज़ में ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। मेजर मीसम साहब, जो मैं अपने ख़ित्ते की सूरत हाल देखूँ तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के लोगों की, हमारे अपने जो कौम है उसकी हिफाजत, वो अव्वलीन तरजीह के तौर पर हमारे सामने रहनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका, वाशिंगटन, जो इस सारे पीस प्रोसेस के अंदर, ट्रंप साहब कहते हैं मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, वो 20-22 नुकात भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान को गारंटीज़ दें, फुल प्रूफ गारंटीज़ होनी चाहिए कि हमारी ईस्टर्न साइड से ऊपर इंडिया हमला नहीं कर देगा, वेस्टर्न साइड से जो तालिबान ने इंस्टेबिलिटी और तबाही फेरी हुई है, रोज़ पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी करते हैं, उसका सिलसिला रोका जाएगा। तो फिर आप जाएं इंटरनेशनल पीस कीपिंग के लिए, आपकी फ़ौज जाए, सारे काम करें।
देखिए मलिक साहब, बाय बुक तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं कि अमेरिका ये गारंटी दे कि हमारे वेस्ट से कोई अटैक नहीं करेगा, या कोई और यूनाइटेड नेशन ये गारंटी दे कि हमें ईस्ट से इंडिया अटैक नहीं करेगा। सच जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो ये है कि किसने अटैक नहीं करना, ये मैसेज हमने खुद देना है उस मुल्क को कि तुमने अटैक नहीं करना। और वो मैसेज जो है कभी भी सॉफ्ट लैंग्वेज में नहीं दिया जाता। आपने मई में देखा कौन सा मुल्क था जिसने इंडिया को कहा था कि तुम अटैक करो? ये सारी उसकी अपनी प्लानिंग थी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया पहलगाम में, और उन्होंने उस वक्त समझा कि पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनल इश्यूज में एंगेज है, इकोनॉमिकली वीक है, और उन्होंने अटैक ठोक दिया। तो जो मैसेज दिया कि अब अटैक नहीं करना, वो किसी बाहर से तो किसी ने नहीं दिया, किसी यूएन ने तो दिया। पाकिस्तान ने खुद उन लोहे के हाथों के साथ मैसेज दिया कि अब तू जुर्रत कर अटैक करने की। ये लैंग्वेज है पाकिस्तान को जो समझाने की ज़रूरत है। और अब इसी लैंग्वेज में हमने अफगानिस्तान को भी जवाब दिया है। पाकिस्तान को इस वक्त मेरे हिसाब से कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, और हम ये क्यों भीख मांगे किसी से, अमेरिका से या यूएन से, कि इंडिया को कहें कि, बल्कि इंडिया अब कह रहा है कि पाकिस्तान हमें गारंटी दे कि हम पे अटैक नहीं करें। ये तो वो पनाह मांग रहे हैं कि अब कहीं पाकिस्तान अटैक ना कर दे। हाँ, जहां तक मलिक साहब रह गया पाकिस्तान का रोल एक जो है, लेकिन जब मई के अंदर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की बहुत उसमें इज्जत में इजाफा किया और हमें बेमिसाल कामयाबी दी। अमरीकी सदर रोज़ कहता है कि पाकिस्तान ने 7 जहाज़ इंडिया के मार गिराए, लेकिन इसराइल इंडिया की मदद के लिए आके आपके कश्मीर मकबूजा वादी के अंदर भी बैठा हुआ था, और जगहों पे भी उनके वो ड्रोन इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही थी, इसराइली एडवाइजर्स आके वहाँ बैठे हुए थे। तो आप किसी रीजन में जाके इंगेजमेंट कर रहे हैं तो आपके सामने सारे फैक्टर्स तो रहने चाहिए। बिल्कुल रहने चाहिए। इसराइल को हम कभी भी अलहदा इंडिया से, अलहदा किसी एनक से साथ नहीं देखते मलिक साहब। हमारे लिए जब जिस दिन बेनगोरियन में 1967 में फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर कह दिया था कि पाकिस्तान किसी सूरत में भी हमें कबूल नहीं है और इसको ख़त्म करना है, और इसको ख़त्म करने के लिए बेस्ट पेंसुएला जो हम यूज़ कर सकते हैं वो भारत का पेंसुएला है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आपस में कभी एक नहीं हो सकते। जिस दिन ये स्टेटमेंट बेनगोरियन ने, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने दे दी थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग इसराइल इससे ज़्यादा क्लियर हम भी नहीं दे सकते थे जितनी उसने दे दी। दूसरा, मेरे कायद के जो फरमान है इसराइल के बारे में, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इजराइल की इन्वॉल्वमेंट होना इंडिया के अंदर, तो अगर थी भी, तो मेरा ख्याल है कि हमने फिर वो एक पिंथ दो काज, एक चपेट में हमने 2 मुंह लाल किए। तो ये मैसेज इजराइल के लिए भी था कि आइंदा आप इस रीजन में सोच के पाकिस्तान के साथ आना। अब रह गया मसला जो आप कहा कि इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान को इन हालात के होते हुए इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में अपना रोल प्ले करना चाहिए पीस कीपिंग में, कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। आपको याद होगा 1948 में, अभी पाकिस्तान को बने हुए एक पूरा साल भी नहीं हुआ था, तो जब UNTSO बना था, यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में, पाकिस्तान उसका भी हिस्सा बना था। और ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के अंडर जो है वो पूरे अफ्रीका में डिप्लॉयड रही हैं, अभी भी हैं। अब पाकिस्तान का जो यूनाइटेड पीस कीपिंग का जो हेड हैं वो हमारे एक 3 स्टार जनरल सेलेक्ट होकर जा रहे हैं। ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है, टू प्ले आवर रोल इन पीस इन एस्टेब्लिशमेंट। ये आपको शो करता है कि यू आर ए सॉवरन कंट्री और आप पीस लवर हैं। बेसिकली दुनिया ने अब 2 डिवीजन्स की तरफ जा रही है कि पीस लवर कौन है और जंग, अफरा तफरी और दहशतगर्दी लवर कौन है। अब जितनी भी इस वक्त भारत जो है प्रॉक्सी खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्दी की, BLA के थ्रू दहशतगर्दी की, मजीद ब्रेड के थ्रू दहशतगर्दी की, वो एस्टेब्लिश कर रहा है कि भारत जो है वो मुल्क है जो न सिर्फ दहशतगर्दी को पालता है, वो सपोर्ट करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, वो प्रमोट करता है, वो पथारीगिरी करता है दहशतगर्दी की। और अब जिस तरह दुनिया अब मशरक़ वस्ता में भी अमन होने जा रहा है, फाइनली अब उसको दुनिया के ऊपर टैग होना पड़ेगा
कि मैं वो मुल्क हूं जो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा हूं। और दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता, ये 5-7 साल की गेम मलिक साहब रह गई है, अब ये जितने भी दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, आप इंशाल्लाह आप देखेंगे ये नक्शे पे आपको नजर नहीं आएंगे। अफगानिस्तान को भी इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए कि जब इस वक्त चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करने जा रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके रेलवे ट्रैक पे, वन रोड लिंक पे, यूरोप के साथ उसको कनेक्ट करने जा रहा है, तो अब अगर वो इस प्रॉक्सी, भारत की प्रॉक्सी का दहशतगर्दी में हिस्सा बनेगा तो वो भी भारत के साथ उसी तरह टैग हो जाएगा जिस तरह और भी कुछ मुल्क भारत के साथ टैग हुए हैं। जी अच्छा दानियाल साहब, जो आपके बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनके साथ इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का एक सेशन होना शायद वो पहला स्टेप होना चाहिए, फिर पार्लियामान का फ्लोर इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए पॉलिसी अप्रूवल के लिए, तो ये स्टेप्स कब लेंगे आप? नदीम साहब, पहले आपने अमेरिका के रोल की बात की। देखिए, अमेरिका जो इंडिया है उसने अपना मुंह काला कराया पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करके, और 56 टाइम्स ट्रंप ने फिर दोबारा उसका मुंह काला किया, ठीक है ना, और रिपीटेडली बताता रहा कि किस तरह उसको आज भी जापान में उसने दोबारा बोला 7-0 और या 6-0 उसको मुंह की खानी पड़ी। जो एक रियलिटी है वो ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो है माइट इज़ राइट, ठीक है ना। जो भी ताकतवर मुल्क है उसके बाद वो कुछ भी करे और उसके बाद फिर बैठ कर नेगोशिएट कर लो। पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और एक माइट है इस रीजन में, और जिसको चाहे जितना मर्जी डिनाई किया जाए इंडिया की तरफ से या किसी और की तरफ से, हमारी एक रियलिटी है और वो रियलिटी रहेगी। जहाँ तक हमारा रोल है वो आपने जिस तरह कहा कि पार्लियामान को या लीडर्स को, प्राइम मिनिस्टर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। देखें, वो तमाम प्रोसेस तब शुरू होगा कि जब हम शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप तैयार हैं या आप कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किसने करना है? देखिए, जितने भी 8 मुल्कों की जो काउंसिल बनी हुई है, तो वंस इट हैज बीन पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, कतर, दे आर पार्ट ऑफ इट, और इंडोनेशिया उस रीजन से बाहर उसका हिस्सा, अमेरिका उसको हेड कर, बिल्कुल हेड कर। तो वो तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी कंसेंसस के बाद और जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा उसके ऊपर फिर जो स्टेक होल्डर कंट्री होगा उससे पूछा जाएगा, राइट ऑफ रिफ्यूज़ल भी होगा। और ये कब तक आपने फैसला लिया? और देखिए, हमें जब बताया जाएगा या फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी काबीना को भी और पार्लियामान को भी जो है ऑन बोर्ड लेंगे, और इसी तरह जो हमारे अभी प्रिलिमिनरी डायलॉग्स फिर उसके बाद जो है इंटरनली वो चलेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तानी इसको अपोज करेगा। वो इस चीज़ को सादत समझेंगे और बड़े खुश आइन चीज़ समझेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये फिर इज़्ज़त बख्शी है कि हम उस प्लेटफॉर्म में अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और हम उस चीज़ के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं जो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा इंटरनेशनल तमाम फोरम्स पे ऊपर। आपके ख्याल में आपके पास टाइम फ्रेम क्या है सारे काम के लिए? देखें, येट अगेन फिर दिस कि टाइम फ्रेम जो है, फिर मैं आपको कहूँ कि उसी फोरम ये डिसाइड करेगा कि वंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड, लेकिन मुझे लगता है कि इट शुड बी मोर देन अ मंथ। 1 महीने के अंदर महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेकिन ये तमाम चीज़ें जिस स्पीड में एग्जीक्यूट हो रही हैं, देखें, और उस तरफ जा रही हैं कि इसको वाइंड अप करना है पूरे तमाम चीज़ें टुवर्ड्स पीस की तरफ जाएं, तो आई थिंक इट शुड बी मोर देन अ मंथ और 2। अच्छा मेजर साहब, आप बताइएगा, मुख्तलिफ इसके ऊपर नंबर्स भी चलना शुरू हो गए कि इतनी फ़ौज पाकिस्तान भेजेगा। जैसे इंडोनेशिया ने तो ऑफिशियली कमिट कर दिया था आई थिंक 30,000 ट्रूप्स का, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसी स्ट्रेंथ वगैरह की इंडिकेशन है? मैं मलिक साहब ये समझता हूँ कि अभी बहुत बड़ा एक रोल, जिस तरह आपने देखा कि कल जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्या जदून सार उनका नाम है, वो हंगरी में बुदापेस्ट में उन्होंने जो मीडिया टॉक देते हुए उन्होंने तुर्की को रिजेक्ट कर दिया कि तुर्की की फोर्स जो है वो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है हमारे लिए भी कि अब अगर ये यूएस प्रेसिडेंट वो अगर इस पीस का क्राउन जो आपने सर पे रखना चाह रहे हैं, तो आई थिंक देन ये पार्टीज के पास ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि पिक एंड चूज वाला काम जो है ना वो इजराइल करे कि ये मुल्क की फौज होगी तो मैं मानूंगा। आई थिंक इनफ इज इनफ।
अभी यूएस का भी एक जो है ना प्रेसिडेंशियल रोल अगर वो कर रहा है तो उसका फिर ये बनता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान की फौज का भी जो आपका सवाल है कि वो इतना इजी नहीं होगा इजराइल के लिए उसको डाइजेस्ट करना। मैं तो कहता हूं कि वो अगर हमारा एक सोल्जर भी चला जाता है ना, वो एक सोल्जर भी चला जाता है तो ये भी उसको हजम नहीं होना चाहिए। तो अगर हैड आई बीन एट द प्लेस ऑफ इजराइल तो मेरे लिए तो एक अफसर भी जो इजराइल पाकिस्तान से आ जाए तो मेरी नज़र उसके ऊपर होगी और मुझे खटकता रहेगा, क्योंकि वो जानता है टर्की तो फिर एक अरसा तक उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी रहा, ट्रेड रिलेशन में रहा, बल्कि एक वक्त था तो टर्की की और इजराइल की ट्रेड जो थी वो एट द पीक थी, हाईएस्ट ट्रेड था टर्की का इजराइल के साथ। उसको भी बिकॉज द टाइम बिल्कुल खत्म हो गया जी। मेजर मिशन रजा और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।